वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोकेमिकल स्मोग फॉर्मेशन। अब ये फोटोकेमिकल स्मोग है क्या, फॉर्म कैसे होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात आपको मैं बताऊँ कि फोटोकेमिकल स्मोग एक टाइप का एयर पोल्यूशन है जो लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, यानी फॉर्म होता है। और लोअर एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर में इसकी फॉर्मेशन होती है, किसकी, फोटोकेमिकल स्मोक की। और कैसे फॉर्म होता है, ये होता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOCs। इसे हम अक्सर समर स्मोक कहते हैं या लॉस एंजल्स टाइप ऑफ स्मोक कहते हैं, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में फॉर्म होता है और ये अक्सर अर्बन एरियाज़ में फॉर्म होता है जहाँ पे ट्रैफिक हाई रहता है। अगर फोटोकेमिकल स्मोक के की कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स रहते हैं। एक रहता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो व्हीकल एग्जॉस्ट से या पावर प्लांट्स से या इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। दूसरा प्राइमरी जो पोल्यूटेंट आता है इसमें वो आता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो व्हीकल से और इंडस्ट्री से निकलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, बेंजीन, टोल्यूइन या ज़ाइलिन एट्सेट्रा, इन्हें हम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और ये एक मेन कंपोनेंट बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मोक का। अब सेकेंडरी कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी कंपोनेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंपोनेंट्स से बन जाए। फॉर एग्जांपल यानी प्राइमरी कंपोनेंट्स की वजह से बन जाए। फॉर एग्जांपल ओजोन है हमारे पास में, ये मेजर कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का और ये फॉर्म होता है थ्रू रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सनलाइट। यानी सनलाइट जब इंटरेक्ट करती है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो वहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन होता है। ये भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। दूसरा जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो एक कंपोनेंट बनाता है फोटोकेमिकल स्मोक का, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो है परऑक्सी एसिटाइल या परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, जिसे हम PAN भी कहते हैं, PAN। और ये बनता है बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा कुछ एल्डिहाइड्स भी होते हैं जो ऑक्सीडेशन ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से फॉर्म होते हैं। अब हम ये प्रोसेस देखेंगे कि फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सनलाइट की वजह से ड्राइव होता है, यानी इट इज़ ड्रिवन बाय सनलाइट। इसमें कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। अब इस कम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए हम इस प्रोसेस को ब्रेक कर सकते हैं, सो इट कैन बी ब्रोकन इनटू स्टेप्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दी प्रोसेस ईजीली। तो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन में जो पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, पहला कदम है, वो है NO2 फोटोलिसिस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फोटोलिसिस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो ब्रेक होता है इनटू NO रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल। दूसरे स्टेप में ओजोन फॉर्मेशन होता है। जो ऑक्सीजन रेडिकल होता है वो ऑक्सीजन के साथ में यानी O2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके O3 मॉलिक्यूल बनाता है यानी ओजोन बनाता है। ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये हमने डिस्कस किया। इसे हम ट्रोपोस्फियर ओजोन भी कहते हैं क्योंकि जो एक्चुअल ओजोन है, जो ओजोन लेयर रहती है वो रहती है स्ट्रेटोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर में ओजोन लेयर नहीं रहती है। ये जो ओजोन है ये हार्मफुल है टू ह्यूमन हेल्थ, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर वाला ओजोन लेयर हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन ये वाला लेयर, ये वाला जो ओजोन है जो ट्रोपोस्फीयर में बनता है, ये ह्यूमन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन। ये है दूसरा स्टेप। अब ओजोन बनने के बाद में जो यहाँ पे NO रेडिकल रह गया वो क्या करेगा, वो स्टेप 3 में जाएगा। स्टेप 3 में रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल देखते हैं हम क्या होगा। देखो ओजोन जो फॉर्मेशन होता है, ओजोन जो यहाँ पे बना, उसके साथ में ये NO रेडिकल रिएक्ट करके ओजोन प्लस NO2 वापस बना सकता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से ये जो ओजोन बनता है
इसकी बनने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी लेवल कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। यानी जो ट्रोपोस्फियर ओजोन है वो एक्यूमुलेट होना कम हो जाता है। लेकिन जो हाईली पोल्यूटेड एरियाज़ रहते हैं, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे ओजोन कंटिन्यूली, या मैं ऐसा बोलूँगा कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता है, कंटिन्यूसली बनता है। वहाँ पे ये इतना ज़्यादा बनता है कि इस रिएक्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ओजोन जो है ट्रोपोस्फीयर वाला ओजोन वो एक पोल्यूटेंट है, ये याद रखना, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर वाला ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है। दोनों में फ़र्क है। इसके बाद में आता है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी एसाइल या पेरोक्सी एसिटाइल रेडिकल्स, जिन्हें हम ROO रेडिकल्स भी कहते हैं। देखिए, जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन है या बेंजीन है, टॉलिन है या ज़ाइलिन है, वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ में रिएक्ट करके एसाइल रेडिकल्स बनाते हैं। और ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है इन एटमॉस्फेयर, ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है वहाँ पे। अब ये जो एसाइल रेडिकल है, एसाइल रेडिकल NO के साथ में, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे RO रेडिकल प्लस NO2 बनाता है। यानी यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन ऑफ NO2 हो जाती है, और NO2 फिर से फोटोलाइज होके ओजोन फॉर्मेशन में मदद करता है। जबकि ये RO रेडिकल फिर से किसी दूसरी स्पीशी के साथ में रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। तो ये था चौथा स्टेप। अब हम पांचवें स्टेप पे जाते हैं। पांचवें स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और कौन सा पोल्यूटेंट? PAN, जिसे हम कहते हैं पेरोक्सी एसाइल या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्राइल। देखिए, ये जो एसाइल रेडिकल है, पेरोक्सी एसाइल रेडिकल, ये NO2 के साथ में रिएक्ट करके पेरोक्सी एसाइल नाइट्राइल या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये बना सकता है। पेरोक्सी एसिटाइल या पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, PAN, जो हाईली टॉक्सिक और रिएक्टिव कंपाउंड रहता है। ये PAN जो है, इसकी लाइफ ओजोन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, और ये लंग्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। लंग्स को इरिटेट करता है, आइज़ को इरिटेट करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इरिटेट करता है, और अगर इसका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। ये बात याद रखना। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। अब बारी आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देखिए, पहला जो फैक्टर है वो है सनलाइट। सनलाइट अगर ज़्यादा होगा तो फोटोलिसिस ऑफ NO2 ज़्यादा होगा, तो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे समर स्मोक, जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो पोल्यूटेंट इमिशन। जितने पोल्यूटेंट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, जैसे NO2 या VOCs, तो उतना फोटोकेमिकल स्मोक भी ज़्यादा बढ़ेगा। यानी जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक भी ज़्यादा होगा। चौथा जो फैक्टर है वो है विंड। विंड एक ऐसा फैक्टर है जो स्मोक को या पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करता है। अगर पोल्यूटेंट्स डिस्पर्स हुए तो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन कम हो सकता है। तो विंड एक अच्छा फैक्टर है जो फोटोकेमिकल स्मोक से बचा सकता है। अब पांचवा जो फैक्टर है वो है जियोग्राफी। ऐसे एरियाज़ जो चारों तरफ घिरे हुए हों, जैसे वैलीज़ या बेसिन्स रहते हैं, तो वहाँ पे स्मोक जो है, वहाँ स्मोक फॉर्मेशन, खासकर फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस में, तो वैलीज़ में फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होते हैं, उनको विंड इधर उधर नहीं ले जा सकती, इसलिए वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद में आता है हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो पहला जो इम्पैक्ट है वो है ह्यूमन हेल्थ पे। देखिए, जो ओजोन फॉर्मेशन होती है ट्रोपोस्फियर में या अदर स्मोक कंपोनेंट्स लाइक PAN वगैरह, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए
प्रॉब्लमेटिक है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या लंग फंक्शंस जो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से अगर हम प्लांट लाइफ की बात करेंगे तो ओजोन या पैन प्लांट टिश्यूज़ को डैमेज करता है, क्रॉप यील्ड को कम करता है और ओजोन इंटरफियर करता है विद फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कम होगा तो यील्ड तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, प्लांट हेल्थ जो है वो कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तीसरा जो फैक्टर है या तीसरा जो इम्पैक्ट है इसका वो है विजिबिलिटी। जब स्मोक बढ़ जाएगा तो विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है बाय स्मोक, और स्मोक कैन लीड टू दी ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स। यानी अगर धुंध ज़्यादा हो गई तो गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाता है और उसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मटेरियल की, तो मटेरियल भी इस फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ओजोन और अदर पोल्यूटेंट्स जो है जैसे NOCs वगैरह, NOx वगैरह, नॉक्स और VOCs वगैरह, उससे रबर जो है डैमेज होता है, प्लास्टिक डैमेज होता है, या ये डैमेज कर सकता है फैब्रिक्स को और मेटल्स को। तो इसका मतलब इस फोटोकेमिकल जो स्मोक है इसकी वजह से मटेरियल भी डैमेज हो जाता है। अब बात आती है कि इस फोटोकेमिकल स्मोक को प्रिवेंट कैसा किया जाए या कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इमिशन सबसे पहले कम करना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यानी गाड़ियों का चेकअप बराबर होना चाहिए कि ये कितना पोल्यूशन करते हैं। और उसके लिए दूसरा जो है क्लीनर फ्यूल्स या ग्रीन फ्यूल्स जिनको हम कहते हैं वो यूज़ होने चाहिए। इस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं जिससे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या NOx नहीं निकलता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नहीं निकलते, वो पोल्यूटेंट्स एग्जॉस्ट के थ्रू नहीं देते। क्लियर। इसी तरह से प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कार पूलिंग। अब इंडिविजुअल गाड़ी चलाने से बेहतर है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए या कार पूलिंग, यानी एक कार लिए किसी की और बाकी लोग उसका किराया देंगे, या एक दिन एक की कार दूसरे दिन दूसरे की कार, जैसे कार पूलिंग होती है। उससे क्या होता है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स रोड पे कम आ जाते हैं तो पोल्यूशन कम हो जाता है। पोल्यूशन कम होगा तो फोटोकेमिकल स्मोक भी कम होगा। और एक तरीका जो है वो है अर्बन प्लानिंग। ट्रैफिक कंजेशन अगर डिक्रीज़ किया जाए या ग्रीन स्पेसिंग इंक्रीज़ की जाए तो उससे भी फोटोकेमिकल स्मोक डिक्रीज़ हो सकता है। और एक जो तरीका है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। जैसे सीरिया बेस कैटलिस्ट्स हम यूज़ करते हैं एग्जॉस्ट के पास में, जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं या NOx का जो इमिशन है वो रिड्यूस करते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। यानी इनको जो है ना ये जो पोल्यूटेंट्स है इनको ये कैटालिटिक कन्वर्टर किसी दूसरे कंपाउंड में या दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा जो लास्ट पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। गवर्नमेंट अगर कंटिन्यूसली एयर क्वालिटी मॉनिटर करे तो उससे भी ये फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को हिदायत दी जा सकती हैं कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं, कब गाड़ी चलानी और कब नहीं, कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है, कौन सी गाड़ी अलाउड है और कौन सी अलाउड नहीं। तो इससे भी ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे तो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन, इसके इफ़ेक्ट्स, इसका प्रिवेंशन, इसका कंट्रोल, ये सब समझ में आया होगा। और ये फोटोकेमिकल स्मोक है क्या ये भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।